हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने वंस अपॉन अ टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन एंड अगेन और फिर टाइम एंड अगेन इन फ्रेजेस का यूज करके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। ये सभी 5 फ्रेजेस योजक या क्रिया विशेषण हैं जिनको हम अव्यय भी कहते हैं। वंस एक बार, वंस अपॉन अ टाइम एक बार, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, अगेन एंड अगेन बार बार, टाइम एंड अगेन बार बार। इनका यूज करके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज, और इस चैनल के माध्यम से मैं इंग्लिश की जानकारी जो है आपको देता रहता हूँ। मेरे अन्य वीडियोस को भी देख करके आप जो है ट्रांसलेशन और अन्य चीज़ों को सीख सकते हैं। हमारा पहला वाक्य है एक बार एक राजा था। तो एक बार के लिए हम वंस या वंस अपॉन अ टाइम दोनों का यूज कर सकते हैं। एक बार एक राजा था तो इसको हम लिखेंगे वंस देयर वाज अ किंग। वंस देयर वाज अ किंग, तो यह हो गया वंस देयर वाज अ किंग। एक बार एक राजा था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। एक बार एक रानी थी। अब यहाँ एक बार हम वंस की जगह वंस अपॉन अ टाइम कर देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एक बार, और तब यहाँ कामा का यूज कर लेंगे। वंस अपॉन अ टाइम एक रानी थी। देयर was a queen. Once upon a time there was a queen. एक बार एक रानी थी। एक बार एक साधु रहता था। अब यहाँ पर देखें once, इसको लिखेंगे once there lived मीन्स रहता था, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। once there lived a saint. once there lived a saint, एक बार एक साधु रहता था। once there lived a saint. एक बार एक शिकारी यहाँ आया, तो इसको लिखेंगे एक बार हम once upon a time का यूज कर लेते हैं। once upon a time, once upon a time एक शिकारी यहाँ आया। a hunter came here. a hunter came here. एक बार एक शिकारी यहाँ आया। once upon a time a hunter came here. फिर है मैंने तुमको पहली बार देखा। मैंने तुमको पहली बार देखा, तो मैंने तुमको पहली बार देखा। अब यहाँ पहली बार के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम का यूज करेंगे। आई या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो सी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सा। आई सा, किसको देखा? तुमको। आई सा यू, मैंने तुमको देखा। आई सा यू फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने तुमको पहली बार देखा। आई सा यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने उसे पहली बार फोन किया। मैंने उसे पहली बार फोन किया, तो यहाँ पर हो जाएगा आई कॉल हिम। आई कॉल, तो कॉल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। आई कॉल्ड हिम। आई कॉल्ड हिम या हर, किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई कॉल्ड हिम या हर फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने उसे पहली बार फोन किया। हमने उस जगह को पहली बार देखा। हमने उस जगह को पहली बार देखा, तो इसको यूज करेंगे। हमने उस जगह को पहली बार देखा
तो वी और क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सा। वी सा दैट प्लेस, वी सा दैट प्लेस, हमने उस जगह को देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो पहली बार के लिए हम यूज करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। वी सा दैट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने उस जगह को पहली बार देखा। मैंने इस तरह का खाना पहली बार खाया, मैंने इस तरह का खाना पहली बार खाया। तो मैंने पहली बार खाया, तो मैंने खाया, आई एट इस तरह का खाना, आई एट सच अ फूड, आई एट सच अ फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एट सच अ फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार इस तरह का खाना खाया। अगला है पहली बार मैं उस शहर में गया, पहली बार मैं उस शहर में गया। अब फॉर द फर्स्ट टाइम का यूज हम पहले भी कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम और कामा का यूज कर लेंगे। आई वेंट टू दैट सिटी, आई वेंट टू दैट सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दैट सिटी, पहली बार मैं उस शहर गया। दूसरा वाक्य अगला है पहली बार मैंने बर्फ गिरते हुए देखी, पहली बार मैंने बर्फ गिरते हुए देखी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। आई सा स्नो फॉलिंग, आई मैंने, सा देखी, स्नो बर्फ गिरते हुए, फॉलिंग, आई सा स्नो फॉलिंग, मैंने पहली बार मैंने बर्फ गिरते हुए देखी। अगला है पहली बार मैंने अपनी कविता सबके सामने पढ़ी, पहली बार मैंने अपनी कविता सबके सामने पढ़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, कामा, फॉर द फर्स्ट टाइम आई, मैंने अपनी कविता सबके सामने पढ़ी। तो कविता पढ़ने के लिए यहाँ पर हम रीड का यूज न करके रिसाइटेड का यूज कर ले रहे हैं। रिसाइट, आई रिसाइटेड, आई रिसाइटेड, आई रिसाइटेड माई पोएम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रिसाइटेड माई पोएम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, पहली बार मैंने अपनी कविता सबके सामने पढ़ी। पहली बार मुझे अपनी मेहनत का फल मिला, पहली बार मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, कामा, और मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। तो आई रिप्ड, इडियोमेटिक सेंटेंसेस की तरह से इसका हम अनुवाद कर रहे हैं। आई रिप्ड, रिप मीन्स होता है काटना, तो मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। आई रिप्ड द रिवार्ड्स, आई रिप्ड द रिवार्ड्स, रिवार्ड्स ऑफ माई हार्ड वर्क, ऑफ माई हार्ड वर्क। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई रिप्ड द रिवार्ड्स ऑफ माई हार्ड वर्क, मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। पहली बार मैंने समुद्र की लहरों को करीब से देखा। तो अब यहाँ पर देखें पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट
फॉर द फर्स्ट टाइम आई सा द वेव्स, I saw the waves of the sea. I saw the waves of the sea up close. For the first time I saw the waves of the sea up close. पहली बार मैंने समुद्र की लहरों को करीब से देखा। तो करीब से देखने के लिए जो है अप द क्लोज का यूज कर लिया गया। अप द क्लोज, आई सा द वेव्स ऑफ द सी अप क्लोज। पहली बार मैंने समुद्र की लहरों को करीब से देखा। अब आगे देखें, वाक्य है वह बार बार अपनी गलती दोहरा रहा था। तो बार बार के लिए हम अगेन एंड अगेन और फिर टाइम एंड अगेन का यूज करते हैं। तो अगेन एंड अगेन का भी यूज कर सकते हैं, टाइम एंड अगेन का भी यूज कर सकते हैं। तो वह बार बार अपनी गलती दोहरा रहा था, तो इसको लिखेंगे। दोहराने के लिए हम यूज करते हैं रिपीट का, और यह चूंकि का पास्ट कंटिन्यूअस है तो हम लिखेंगे ही वाज रिपीटिंग, he was repeating his mistake again and again. तो हो गया ही वॉज रिपीटिंग हिज मिस्टेक अगेन एंड अगेन। मुझे बार बार वही कहानी सुननी पड़ी। आई हैड टू लिसन, कहानी सुननी पड़ी तो यहाँ हैड टू का यूज होगा। आई हैड टू लिसन, और वही कहानी टू द सेम स्टोरी, आई हैड टू लिसन टू द सेम स्टोरी, बार बार। तो अब यहाँ पर हम अगेन एंड अगेन का यूज न करके टाइम एंड अगेन का यूज कर ले रहे हैं। टाइम एंड अगेन, आई हैड टू लिसन टू द सेम स्टोरी टाइम एंड अगेन। बार बार समझाने पर भी वह नहीं समझा, तो बार बार समझाने पर भी, तो समझाने पर भी को लिए लिखेंगे समझाने पर भी, even after explaining। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि एक्सप्लेनिंग का क्यों यूज किया जा रहा है और आफ्टर का यूज क्यों किया जा रहा है, आप पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल को समझेंगे, इस विषय को समझेंगे तो यह चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। जो अभी जो है इसको क्लियर हम करते हैं। इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन में आईएनजी जोड़ करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे और उसके पहले प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज कर लेंगे। तो इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग, इवन का मतलब हो जाएगा भी। तो इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार समझाने पर भी, अगेन एंड अगेन। तो even after explaining again and again, he didn't understand, कामा हो जाएगा, he didn't, यानी he did not understand, वह नहीं समझा। मैंने उसे बार बार फ़ोन किया, यानी मैंने बार बार उसे फ़ोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो मैंने बार बार उसे फ़ोन किया, तो आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन। आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन। आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन, मैंने उसे बार बार फ़ोन किया, कामा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बट ही डिडंट आंसर, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही डिडंट आंसर,
उसने उत्तर नहीं दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन बट ही डिडंट आंसर। कॉल की जगह आप फोन्ड भी कर सकते हैं। आई फोन्ड हिम अगेन एंड अगेन बट ही डिडंट रिप्लाई। आंसर की जगह रिप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन बट ही डिडंट आंसर। फिर है बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह सफल हो गया। बार बार कोशिश करने के बाद, तो आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन, आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन, तो यह हो जाएगा आफ्टर ट्राई। ट्राई मीन्स कोशिश करना, इसमें आईएनजी जोड़ करके हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया गया, क्योंकि इसमें दो का वर्क हो रहे हैं। एक काम पहले हुआ, दूसरा काम बाद में हुआ। कोशिश करने का काम पहले हुआ और सफल होने का काम बाद में हुआ। तो जो वर्ब पहले काम को प्रदर्शित करता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं, और इसके पहले जो है किसी प्रीपोजिशन जैसे आफ्टर, ऑन, जहाँ जैसा वाक्य रहता है उसके हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पर बाद आया हुआ है तो आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार। आफ्टर ट्राइंग हम यहाँ पर टाइम एंड अगेन का यूज कर ले रहे हैं। आफ्टर ट्राइंग टाइम एंड अगेन he finally means आखिरकार, he finally succeeded, आखिरकार वह सफल हो गया। आफ्टर ट्राइंग टाइम एंड अगेन he finally succeeded। अब आगे देखें, यहाँ पर है एक एक कर बोलो। यहाँ पर देखें हमने जो लिया है एक एक कर बोलो। अब यहाँ पर जो यूज किया गया है एक एक कर बोलो, तो इसके लिए एक एक कर बोलो के लिए हम यूज करते हैं वन बाई वन या वन एट अ टाइम। एक एक कर के लिए यूज होता है वन बाई वन, या यह भी यूज करते हैं वन एट अ टाइम। इन दोनों में से किसी का यूज करके हम सेंटेंस को बना लेंगे। तो एक एक कर बोलो, तो सबसे पहले हमारा वर्ब है स्पीक, तो यह लिख लेंगे स्पीक, बोलो, स्पीक बोलो। और कैसे बोलो? वन बाई वन, एक एक करके, वन बाई वन, एक एक करके बोलो, स्पीक वन बाई वन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीक और फिर वन एट अ टाइम, यानी एक समय पर एक ही बोलो। भाव यह है कि एक समय पर एक ही बोलो, स्पीक वन एट अ टाइम। तो वन एट अ टाइम और वन बाई वन का यूज करके हम जो है इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें बाहर जाओ, तो बाहर जाओ सबसे पहले लिखेंगे और इसको लिखेंगे गो आउट, बाहर जाओ। और तब लिखेंगे वन बाई वन, एक एक करके, वन बाई वन, एक एक कर बाहर जाओ। अगर वन बाई वन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि गो आउट वन एट अ टाइम, गो आउट, इसको लिखेंगे गो आउट और तब हो जाएगा वन गो आउट वन एट अ टाइम। फिर अगला है एक एक कर लिखो, तो इसको लिखेंगे राइट वन बाई वन, और वन बाई वन की जगह आप वन एट अ टाइम का यूज कर लेंगे, वन एट अ टाइम। तो यह हो जाएगा राइट वन बाई वन या वन एट अ टाइम, राइट वन बाई वन या राइट वन एट अ टाइम। एक एक कर लड़के कमरे में गए, एक एक कर लड़के कमरे में गए, तो यहाँ पर लिखेंगे लड़के कमरे में गए, पहले इसको बना लेंगे, तो लिखेंगे द बॉयज वेंट into the room, the boys went into the room one by one,
द बॉयज वेंट इनटू द रूम वन बाय वन, या वन बाय वन की जगह जो हो जाएगा वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। द बॉयज वेंट इनटू द रूम वन बाय वन, वन एट अ टाइम, इन दोनों में से किसी का यूज करके इसको हम बना लेंगे। हम लोग एक एक कर लड़ेंगे, हम लोग एक एक कर लड़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक एक कर के लिए यहाँ पर वन बाय वन का यूज नहीं होगा या वन एट अ टाइम का यूज नहीं होगा। भाव को समझने की कोशिश करिए। वन बाय वन यानी एक एक कर लड़के चले गए, एक एक करके वह पत्र लिखा, लेकिन यहाँ जो सेंस है हम लोग एक एक करके लड़ेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ एक एक कर का मतलब हुआ कि अगर हम लड़ाई कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो आखिरी दम तक हम एक एक करके लड़ेंगे, आखिरी दम तक। तो आखिरी दम तक के लिए जब एक एक कर का यूज करते हैं तो हम उसको लिखते हैं वी विल फाइट, वी विल फाइट, हम लड़ेंगे। और एक एक कर टू अ मैन, टू अ मैन, तो टू अ मैन का मतलब हो जाएगा आखिरी दम तक। वी विल फाइट, हम लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, टू अ मैन, एक एक कर, अर्थात आखिरी आदमी तक। वी विल फाइट टू अ मैन। सैनिक एक एक कर सामना करते रहे, तो यहाँ भी वही हुआ कि सैनिक जो है आखिरी दम तक एक एक करके सामना करते रहे। द सोल्जर्स केप्ट ऑन फेसिंग, द सोल्जर्स केप्ट ऑन फेसिंग टू अ मैन, टू अ मैन, यानी सैनिक आखिरी दम तक सामना करते रहे, सैनिक एक एक कर सामना करते रहे। तो इस तरह से हमने इन वाक्यों में आपको जो बताया, वंस का यूज कराया, वंस अपॉन अ टाइम का यूज किया, फॉर द फर्स्ट टाइम का यूज किया, अगेन एंड अगेन का यूज किया, टाइम एंड अगेन का यूज किया, और फिर वन बाय वन का यूज भी करना हमने आपको बताया, वन एट अ टाइम का यूज करना बताया, और फिर टू अ मैन, आखिरी दम तक के प्रयोग के बारे में चर्चा की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई, अच्छी लगी, और इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।